हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एनालिसिस हब पर। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट नंबर 7 जो कि है साइंस एंड एनवायरनमेंट। साइंस एंड एनवायरनमेंट में आप इस यूनिट के अंदर जब देखते हैं पहला टॉपिक आप देखेंगे तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस के नाम से आपको पहला टॉपिक देखने को यहां पर मिलेगा। अब साइंस की 3 फील्ड आप देख पाते हैं। एक तो होगी आपकी फिजिक्स, सेकेंड होगी केमिस्ट्री और थर्ड आप देखेंगे बायोलॉजी। साइंस की तीनों फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन टर्म ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर जब भी आप बात करते हैं तो थोड़ा सा बायोलॉजी का वेटेज जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन आजकल मॉडर्न डेज में अगर आप देखें अभी करंट की कुछ 1-2 साल पहले की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री का वेटेज भी बढ़ गया है, लेकिन तीनों में अगर आप बात करेंगे तो बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा रहता है। तो हम यहाँ से बात करने वाले हैं कि हमारे आज के लेक्चर में जो बात होगी वो होगी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी में आप देखेंगे यहां पर कि कौन कौन से कुछ खास 7-8 प्रिंसिपल जो इंट्रोड्यूस हुए हैं उन प्रिंसिपल्स पर हम बात करेंगे। तो जो टर्म बायोलॉजी है वो कैसे बना है ना, अगर हम बात करें कि बायोलॉजी जो टर्म है वो कैसे बना है, ये बायोलॉजी टर्म की जब आप बात करते हैं तो इसको आप देखेंगे कि ये ग्रीक वर्ड से बना है। कैसे? एक ग्रीक वर्ड था, इससे बेसिकली 2 ग्रीक वर्ड का यूज किया है, एक तो बायोस और एक क्या है, लोगोस, लोगास। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगास का मतलब होता है स्टडी। तो इस प्रकार से इन दोनों को मिलाकर एक शब्द मिला जिसमें हम जीवन के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ पढ़ते हैं, उसको इनने क्या कह दिया, इसको इनने बायोलॉजी कह दिया। इसी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी में हमें इसी बायोलॉजी के कुछ बेसिक से प्रिंसिपल्स पर बात करनी है। बेसिक से प्रिंसिपल को हमें यहां पर देखना है। सबसे पहला प्रिंसिपल आता है जिसको कहते हैं आप लैमार्किज्म। एक लेमार्क नाम के साइंटिस्ट हुए हैं, इनके द्वारा एक प्रिंसिपल दिया गया है लेमार्किज्म, और ये इन्होंने अपनी एक बुक है, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है, इन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक के अंदर इस प्रिंसिपल के बारे में इनने जिक्र किया है। बुक कौन सी है? वो बुक लिखी है इनने फिलॉसफी ऑफ जूलॉजिक, फिलॉसफी ऑफ या फिलोसफिक ऑफ जूलॉजिक, फिलोसफिक जूलॉजिक। इस बुक के अंदर इनने क्या बताया है? जैव विकास, एनिमल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल के बारे में बात करी है। इस बुक के अंदर इनने क्या बात करी है? डेवलपमेंट ऑफ एनिमल, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनिमल के बारे में बात करी है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनिमल के बारे में बात करी है कि जैव विकास कैसे हुआ, इसके बारे में इन्होंने ये बात करी हुई थी। और ये प्रिंसिपल इन्होंने दिया था 1809 के अंदर, 1809 में ये प्रिंसिपल आप देख पाते हैं। तो इन्होंने कई सारे फैक्ट के ऊपर फोर्स किया, इन्होंने अपनी बुक के अंदर कई सारे फैक्ट पर बात करी है कि कई सारे फैक्ट को आपको यहां पर ध्यान में रखना होगा, है ना। कई फैक्ट पर आपको यहां पर बात करनी होगी। जैसे कि अगर आप फैक्ट की बात करें तो सबसे पहला फैक्ट इन्होंने बोला कि आप ध्यान रखेंगे कि इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, इसके अलावा दूसरी सबसे जरूरी चीज इन्होंने जो बताई है वो है यूज एंड अनयूज ऑफ ऑर्गन्स। तो इनका ये प्रिंसिपल ये कहता है, अगर आप लैमार्किज्म में देखते हैं तो आपने देखा होगा ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आप जिस ऑर्गेनिज्म का यूज ज्यादा नहीं करते हैं या जिस ऑर्गेनिज्म का यूज ज्यादा नहीं होता है, बाई नेचर वो धीरे धीरे कम हो जाता है, उस वो इन जो अगली जनरेशन आनी है उसमें वो आना बंद हो जाता है। जैसे आप देखें, इंसान जो है उसे बंदर की औलाद कहा गया था, लेकिन अब जब पूंछ का उपयोग नहीं था तो इंसानों के अंदर पूंछ नहीं आ रही है। अब आप देखें आजकल बाल झड़ने की समस्या बहुत है, हालांकि बालों का कोई यूज नहीं है, सिर्फ सुंदरता के अलावा कोई यूज आप हेयर्स का नहीं देख पाते। इस कारण से बाल धीरे धीरे अगले 50-100 साल के अंदर आपको गंजे लोगों की संख्या ज्यादा देखने को मिलेगी। हालांकि कम बालों वालों की संख्या आज भी ज्यादा हो गई है, लेकिन इन फ्यूचर में आप गंजे लोगों की संख्या ज्यादा देख पाएंगे। तो यूज एंड अनयूज ऑफ ऑर्गेनिज्म पर इन्होंने बोला है। और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स,
उपार्जित लक्षणों की वंशागति है ना, कि अब आपकी इनहेरिटी क्या है उसके बारे में भी इनने बात करी है। तो एक और चीज पर इनने फोकस किया है, वो क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टर्स। तो इन सब के बारे में इनके द्वारा यहां पर कुछ फोर्स किया गया है, कुछ इन्होंने यहां पर बताया है कि ऐसी कुछ बातें हैं। अगर हम बात करें, अगर आप देखते हैं इफेक्ट ऑफ, चाहे इन्वायरमेंट की बात करें, यूज ऑफ अनयूज ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो अगर आप कोई भी चीज को देखते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ जीन्स के ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं, तो ये सभी चीजें लेमार्क्सिज्म के अंदर बताई गई है, लेमार्क्सिज्म के अंदर बताया गया है। तो आप यहां पर देखेंगे, अगर उदाहरण के तौर पर अपन बात करें, अगर उदाहरण के तौर पर अपन बात करते हैं, तो आप पाएंगे यहां पर, आप पाएंगे जैसे जैसे मैंने आपको एक पूंछ वाला एग्जांपल दे दिया, या फिर मैंने पूंछ वाला एग्जांपल दे दिया कि आपकी जो टेल क्यों नहीं है, पूंछ क्यों नहीं है, वो एक एग्जांपल दे दिया। आपको बालों वाला एक एग्जांपल मैंने दे दिया। अगर आप जिराफ के बारे में भी बात करते हैं ना, अगर आप जिराफ के बारे में बात करते हैं, तो जिराफ को आप क्या कहते हैं, लंबी गर्दन वाला प्राणी है। इसे सबसे पहले एक हिरन फैमिली का माना गया था, मतलब ये इसकी गर्दन उतनी लंबी हुआ नहीं करती थी। लेकिन जब घास के मैदान, जो छोटे छोटे घास, छोटी छोटी घास थी, वो मैदान कम हो गए, बड़े बड़े पेड़ खाने लगे, तो इन फ्यूचर में जिराफ की गर्दन क्या हो गई, बड़े ज्यादा हो गई। तो जैसे ही यूज जिस चीज का ज्यादा होने लगा, गर्दन बार बार उठाकर उसको खाना पड़ा, तो गर्दन लंबी हो गई। जिराफ को आप लंबा जानवर देख पाते हैं, है ना। और अगर आप देखते हैं कि जैसे हमने पूंछ का यूज कम कर दिया तो पूंछ गायब हो गई, बाल का यूज कम कर दिया, बाल गायब हो गए, हाइट का यूज कम रह गया तो धीरे धीरे हाइट भी कम होना स्टार्ट हो गई। तो ये सब आपको किसमें देखने को मिलते हैं, लेमार्क्सिज्म के अंदर ये प्रिंसिपल आपको देखने को मिलते हैं। ये सारी बातें लेमार्क्सिज्म के अंदर आप देख पाते हैं। जैसे आप देखें सांप के पैर नहीं होते, ये सब कुछ लेमार्क्सिज्म के अंदर बताया गया है। तो ये लेमार्क्सिज्म के अंदर की बात थी। तो पहली बात हो गई लेमार्क्सिज्म। अब बात करेंगे डार्विनिज्म के बारे में, कि डार्विन का प्रिंसिपल क्या कहता था। अगली बात होगी हमारी किसके बारे में, डार्विनिज्म के बारे में। अगला प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को आप क्या कह रहे हैं, डार्विनिज्म। डार्विनवाद जिसको कहा जाता है, ये प्रिंसिपल दिया है, ये प्रिंसिपल किसके द्वारा दिया गया है, तो ये प्रिंसिपल दिया है बाय चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। बाय चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा ये प्रिंसिपल दिया गया है। इस प्रिंसिपल में ये क्या लिखते हैं, इस प्रिंसिपल में इन्होंने अपने कुछ सिद्धांत बताए हुए हैं, है ना। इन्होंने भी क्या है, इस प्रिंसिपल के अंदर क्या बताया है, एनिमल डेवलपमेंट के बारे में ही बात करी है। किसके बारे में, जैव विकास, एनिमल डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ एनिमल डेवलपमेंट। इसमें भी इन्होंने क्या बताया है, प्रिंसिपल ऑफ एनिमल डेवलपमेंट के बारे में बताया है। और ये प्रिंसिपल ऑफ एनिमल डेवलपमेंट किसमें बताया है, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है ना, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है। उस बुक का नाम अगर आप देखेंगे, वो बुक क्या है, उस बुक को कहते हैं ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। यहां पर इन्होंने क्या बताया है, प्रिंसिपल ऑफ एनिमल डेवलपमेंट के बारे में बताया है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ एनिमल डेवलपमेंट, अगर आप पिछले वाले में हम बात करते हैं, यहां पर इन्होंने तीन चीजों पर फोर्स किया है, इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, यूज एंड अनयूज ऑफ ऑर्गन्स और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये बातें कहां बताई गई हैं, आपको लेमार्क्सिज्म के अंदर देखने को मिला है। लेकिन अगर जब आप बात करते हैं डार्विनिज्म के अंदर, तो डार्विनिज्म में इन्हें ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में बताया, और इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहलाता है। इसमें इन्हें क्या लिखा है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यहां पर ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात करी है, कि प्राकृतिक चयनवाद, इसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक चयनवाद भी कहते हैं।
ये प्रिंसिपल इनके द्वारा यहां पर बताया गया। अब यहां पर डार्विन का ओपिनियन क्या था, कि डार्विन क्या कहते हैं, डार्विन का ओपिनियन हमको क्या देखने को मिलता है, उस पर अपन बात करते हैं कि डार्विन का ओपिनियन क्या था। डार्विन ओपिनियन इस प्रिंसिपल ऑफ, या जो हम बात कर रहे हैं यहां पर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, है ना, जो अब हम बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इस थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को लेकर डार्विन का ओपिनियन क्या था। तो यहां पर डार्विन ने दो तीन प्रकार के ओपिनियन यहां पर दिए हुए थे। डार्विन के ओपिनियन आप हैं यहां पर दो तीन ओपिनियन देख पाते हैं। सबसे पहला ओपिनियन आप देख पाते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दी लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। पहला क्या यहां पर आप देखेंगे, पहला अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर ओपिनियन में फर्स्ट ओपिनियन आपको देखने को मिलता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरे की अगर आप बात करते हैं, दूसरा आपको यहां पर क्या देखने को मिलता है, तो दूसरा आप देख पाते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये डार्विन का प्रिंसिपल है ना। अगर आप देखें हिटलर ने भी इसको चूज कर लिया था और उसने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का नारा दिया था वहां पर कि भाई जो फिट होगा वो रहेगा। और अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोगों को उसने मारा था, कुछ ऐसे ही लॉजिक लगाकर। तो डार्विन ने दिया कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि संघर्ष होगा जीवित जंतुओं के बीच में, जो ठीक होगा वो आगे आ पाएगा। तो इन्होंने यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में बात करी। और फिर ये क्या बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप देखें और बात करते हैं प्रोक्रिएशन बाय ऑर्गेनिज्म इन लार्ज क्वांटिटी। तीसरा इनने क्या यहां पर मत दिया, प्रोक्रिएशन बाय ऑर्गेनिज्म इन लार्ज क्वांटिटी। ये तीन ओपिनियन आप इनके यहां पर देख पाते हैं कि डार्विन ने कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवों के बीच में संघर्ष होगा। पृथ्वी पर रहने वाले जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं उनके बीच में आगे आने वाले समय में संघर्ष चलेगा, चाहे इंसान जानवर का देखो, इंसान का देखो, जानवर का देखो, ये बात। फिर इन्हें सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता के बारे में बात करी कि जो सही होगा वही जीवित रह पाएगा। ये इन्होंने बताया कि संघर्ष में, जीवन के संघर्ष में जीतेगा वही जो फिट होगा, प्रकृति के हिसाब से अपने आप को चेंज करने में सक्षम होगा। जो जैसे नेचर चेंज हो रहा है वैसे अपने आप को चेंज कर पाएगा तो बचा रहेगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल यहां पर। और दूसरा क्या बोला कि इन्होंने क्या बताया कि भाई जो अगर आप देखें अधिक मात्रा में संतान उत्पन्न करेंगे तो उनकी पॉपुलेशन बनी रहेगी। ये डार्विन्स ओपिनियन आप यहां पर देख पाते थे कि डार्विन्स के ओपिनियन थे, जिसको आप डार्विनिज्म के अंदर आप देख पा रहे थे। अब अगली बात जो करेंगे, है ना, अगली बात करेंगे वो म्यूटेनेसिस के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। म्यूटेनिज्म के बारे में बात करेंगे कि अगला जो प्रिंसिपल होगा वो क्या है, म्यूटेनिज्म है। जिसको आप उत्परिवर्तनवाद भी कहते हैं। एक प्रिंसिपल आपको यह भी देखने को मिलेगा जिसको आप म्यूटेनिज्म कहते हैं, उत्परिवर्तनवाद कहलाता है। ये प्रिंसिपल दिया था ह्यूगो डी व्रीज ने। ये प्रिंसिपल किसने दिया था, ह्यूगो डी व्रीज ने, भाई ह्यूगो डी व्रीज। और ये आया था 1901 के अंदर। आप इस प्रिंसिपल को देख पाते हैं जिसमें उत्परिवर्तनवाद की बात की गई है। इसमें इन्हें क्या बताया कि नए जीव जो है, नए जीवन की जो उत्पत्ति है उसके बारे में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको इन्हें उत्परिवर्तनवाद यहां पर दिया हुआ था। क्या बताते हैं यहां पर, ये बताते हैं कि नए जीव, जो नए एनिमल्स आएंगे, अगर वो जन्म ले रहे हैं, उनका डेवलपमेंट हो रहा है, उनका ओरिजिन हो रहा है, तो उनमें आपको एक क्रॉनिकल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा
और कुछ आपको भिन्नताएं, मतलब कुछ आपको यहां पर अंतर डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलेगा, है ना। ये भी ये चीजें आप यहां पर देख पाएंगे, ये यहां पर इन्होंने बताया हुआ था। और इसके अंतर्गत ये दो चीजें यहां पर बताते हैं उन्होंने, ये क्रियाओं के लिए दो बातें यहां पर बताई हैं, है ना, दो चीजें यहां पर बताई हैं। यहां पर इनके अंदर दो फैक्ट बताए हैं। एक तो बताया है जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन, और दूसरा बताया है चेंज इन नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ये अंतर है, ये दो चीजें यहां पर इन्होंने बताई हुई है कि इन दो के आधार पर आपको रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। जीन में कुछ परिवर्तन आप देख पाएंगे और कुछ क्रोमोसोम, जीन जो है वो आपको क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र में देखने को मिलेगा। तो ये उत्परिवर्तनवाद के बारे में बात हुई। अब जो बात करनी है वो है रिकैपिटुलेशन के बारे में। अगला जो प्रिंसिपल आएगा वो रिकैपिटुलेशन थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे। क्या होगा? रिकैपिटुलेशन थ्योरी। अगली थ्योरी या अगला प्रिंसिपल क्या है? तो वो है रिकैपिटुलेशन थ्योरी, जिसको पुनरावर्तन सिद्धांत भी कहते हैं। ये दिया था अर्नेस्ट हेकल के द्वारा। ये प्रिंसिपल किसने दिया था? बाई अर्नेस्ट हेकल। ये प्रिंसिपल अर्नेस्ट हेकल के द्वारा दिया गया था। और ये जो जब गर्भ की बात करते हैं, भ्रूण की बात करते हैं, तो उसके बारे में इन्होंने कुछ यहां पर बातें करी हुई थी, उसके बारे में इन्होंने कुछ बात यहां पर बताई हुई थी। अब यहां पर एक और इसी के अंतर्गत अगर आप देखें, इसमें कई सारे प्रिंसिपल्स आपको और देखने को मिलेंगे। जैसे आप देखेंगे यहां पर ऑपेरिन का मॉडर्न प्रिंसिपल है, ऑपेरेंस मॉडर्न प्रिंसिपल। ऑपेरेंस मॉडर्न प्रिंसिपल या मॉडर्न थ्योरी। और फिर देखेंगे आप यहां पर सेल प्रिंसिपल, फिर इसके बाद आप देखेंगे जेनेटिक कोड, फिर उसके बाद डीएनए मॉडल, ये कुछ प्रिंसिपल्स आपको यहां पर रिकैपिटुलेशन थ्योरी के अंतर्गत देखने हैं, है ना। ये कुछ प्रिंसिपल आपको यहां पर इसके अंतर्गत देखने हैं, है ना। यहां पर हम कुछ इन प्रिंसिपल्स पर बात करने वाले हैं, ये प्रिंसिपल्स को हम यहां पर देखने वाले हैं। ठीक, तो रिकैपिटुलेशन थ्योरी जो है वो अर्नेस्ट हेकल के द्वारा दी गई है। अब हम बात करेंगे किस पर? ऑपरेहन मॉडर्न थ्योरी के बारे में। किसके बारे में? ऑपेरन मॉडर्न थ्योरी। अगर इस थ्योरी की बात करते हैं तो ये थ्योरी क्या कहता है कि ये थ्योरी कहती है कि डेवलपमेंट या ओरिजिन, या हम डेवलपमेंट की बात करें या ओरिजिन ऑफ लाइफ और एनिमल की अगर आप बात करते हैं, ये कहता है कि जीवन जो है वो उसका ओरिजिन आप कहां देख पाते हैं? सी के अंदर देख पाते हैं, समुद्र में आप उसका उत्पत्ति देख पाते हैं, उसके अलावा कहीं और नहीं है। ये यहां पर ये बताता है, क्योंकि यहां पर आप, है ना, कुछ यहां पर क्या इस प्रिंसिपल में क्या क्या कहा गया है कि लाइफ, और लाइफ की बात करें या किसी एनिमल की बात करें, तो इसका जो ओरिजिन है, इसकी जो उत्पत्ति है वो समुद्र के अंदर देखने को मिलती है, ऐसा यहां पर इनके द्वारा कहा जाता है, ऐसा ये कहते हैं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये दो नाम वाला एक प्रिंसिपल है ना, बाइनोमिनल। यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी जिसको आप क्या कहेंगे? बाइनोमिनल।
बाइनोमियल 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 नोमेन कल्चर है ना। मतलब दो नाम देने का यहां पर चलन आएगा, ये इसी उत्पत्ति के आधार पर आप देख पाएंगे, दो नाम देने का चलन आप यहां पर देख पाते हैं, है ना। इसमें दो नाम जो दो नाम का जो कॉन्सेप्ट आया है, ये किसने दिया है? कोरोलस लीनियस। कोरोलस नीलियस के द्वारा यह प्रिंसिपल दिया गया है 1753 एडी के अंदर। उनने ये प्रिंसिपल यहां पर दिया है ना। ये 1753 एडी के अंदर ये प्रिंसिपल आपको यहां पर देखने को मिलता है। इसमें क्या किया गया है कि हर एक जानवर है, हर एक किसी भी जानवर या पेड़ के ट्री के बारे में, या तो हम फ्लोरा के बारे में बात करेंगे या हम फोना के बारे में बात करेंगे, तो वहां पर दो नाम दिए जाएंगे, है ना। यहां पर क्या होगा, इस ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि यहां पर आपको दो नाम मिलेंगे, टू नेम, और ये दो नाम मिलकर ही आपको इंडिकेट करेंगे, या किसी एनिमल के बारे में बात करेंगे या किसी ट्री या प्लांट के बारे में बात करेंगे। दो नाम क्या होंगे यहां पर? एक नाम जो है वो क्या बताएगा? एक शब्द बताएगा उसकी जीन्स के बारे में, दूसरा शब्द बताएगा कास्ट के बारे में। एक जीन के बारे में बताएगा, दूसरा कास्ट के बारे में, मतलब एक वंश के बारे में बताएगा, जीन यानी कि फैमिली की हम बात कर लें, और दूसरा उसकी कास्ट के बारे में बताएगा। ये दो नाम का कॉन्सेप्ट यहां पर रखा गया है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, है ना, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, तो आप आम का नाम लिख लो, मैंगीफेरा इंडिका, है ना, मैंगीफेरा इंडिका। या इंसान की अगर आप बात कर लो, होमो सेम्पियंस, तो होमो हमारी क्या है? जीन है, हमारे पूर्वज हैं। सेम्पियंस जो है हमारी कास्ट यहां पर बताई गई है। तो ये चीजें आपको यहां पर देखने को मिल रही है, ये चीजें आप यहां पर ये देख पा रहे हैं। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? तो दो नाम का मतलब क्या हो गया? तो ये किसमें बताया गया है? दुई नाम, या जो बाइनोमियल के बारे में हम बात कर रहे हैं कि सब जगह दो नाम दिए जाएंगे, साइंटिफिक जो है वो दो नाम दिए जाएंगे। तो इस तरीके से दो नाम आप यहां पर देख पा रहे हैं। अब हमें यहां पर बात करनी है अगला प्रिंसिपल जो आप देखेंगे, जिसमें हम सेल प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। हालांकि बहुत बात होगी नहीं सेल प्रिंसिपल के बारे में, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर अलग से बात हो जाती है। यहां पर सिर्फ हम प्रिंसिपल प्रिंसिपल पर बात कर रहे हैं। तो यहां पर किसकी बात होगी? सेल प्रिंसिपल की बात होगी। कोशिका सिद्धांत। इसके बारे में यहां पर बात की जाएगी। ये प्रिंसिपल जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है मैथिस जेकब स्लाइडेन और थियोडोर स्वान के द्वारा, बाई मैथियस जैकब स्लाइडेन एंड थियोडोर स्वान, इनके द्वारा ये प्रिंसिपल दिया गया। और ये प्रिंसिपल आया 1838-39 के अंदर। इनके द्वारा सेल का जो प्रिंसिपल है वो इनके द्वारा यहां पर बताया गया कि जो बॉडी है वो सेल से बनी होती है, सेल जो है बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। ये सारी बातें इनने बताई हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब सेल से बने होते हैं, ये इनके द्वारा यहाँ पर बताया गया। तो ये प्रिंसिपल किसके द्वारा बताया गया? इनके द्वारा बताया गया। बाकी सेल बायोलॉजी के अंदर अलग से बात होती है, सेल क्या है, सेल के पार्ट क्या है, सेल के पार्ट कैसे काम करते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, सेल के मेन फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो अलग से बात होती है। यहाँ पर हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही यहाँ पर हम देखने वाले हैं, सिर्फ इतना ही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब अगली बात होगी जेनेटिक कोड के बारे में, है ना। अगली बात क्या करेंगे? हम कुछ जेनेटिक कोड के बारे में बात करने वाले हैं। जेनेटिक कोड क्या है? तो जेनेटिक कोड जो है, जेनेटिक कोड कुछ नियमों का समूह है, ग्रुप ऑफ सर्टेन, ग्रुप ऑफ
ग्रुप ऑफ सम रूल्स ऑफ, है ना, ग्रुप ऑफ सम रूल्स। तो ये क्या है, कुछ नियमों का, कुछ रूल्स का कुछ समूह है जिसको आप जेनेटिक कोड कहते हैं। इससे क्या कर पाते हैं, इससे आप अगर हम बात करें कि जो लिविंग सेल्स हैं उनके बारे में, है ना, उनके बारे में आप जानकारी ले पाते हैं, उनकी जानकारियों को प्रोटीन में बदलने में मदद ले पाते हैं। वो जेनेटिक कोड के बारे में बात की। अब क्या विशेषताएं होती हैं जेनेटिक कोड की, है ना, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, या कैरेक्टरिस्टिक्स? तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक तो जेनेटिक कोड जो है वो क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। जेनेटिक कोड जो है वो आपको यूनिवर्सल देखने को मिलेगा, ये यूनिवर्सल होता है ना। सब जगह एक सा ही होगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग होगा, तो एक सा ही आप देख पाएंगे यहां पर। जेनेटिक कोड में आप ट्रिपलेट कोड वर्ड आप देख सकते हैं यहां पर, है ना, जेनेटिक कोड के अंदर, है ना, जेनेटिक कोड के अंदर क्या देख पाएंगे आप, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट कोड वर्ड। ये ट्रिपलेट कोड वर्ड होता है 43 = 64, है ना। इस ग्रुप में आप देख पाते हैं, ये ट्रिपलेट कोड आप देख पाए 43 64, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें आप यहां पर देख पाते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको कोडॉन कहा जाता है। क्या कहते हैं?